स्टूडेंट्स, स्टडी विद अर्चना शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 18 तक हम पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की। अनुच्छेद 19 से जो शुरू होता है, आज हम बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 की। 20, 21, 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार ही चलता है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है। ठीक है, आज बात हम कर रहे हैं अनुच्छेद 19 की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अनुच्छेद 19 के अंदर जो हमें अधिकार प्राप्त है वो क्रम से याद होने चाहिए। राइट, आप क्रम से अगर उसे याद करेंगे तो आपको उसके साथ की सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएगी। अनुच्छेद 19 एक कंपटीशन के लिए भी जरूरी है, और चूंकि हमें हमारे अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कौन सी स्वतंत्रताएं दी है ताकि हम उसका उपभोग कर सके, तो अनुच्छेद 19 हर नागरिक को भी पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण के लिए है। ठीक है, अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं न केवल नागरिकों को प्राप्त है परंतु विदेशियों को भी प्राप्त है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, कौन से विदेशियों को, नागरिकों को दोनों को प्राप्त है, पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए तो इस पे ज्यादा बोलने की जरूरत है ही नहीं। अगर आपको अलग से देखना, आप पार्ट 1 देख लीजिएगा मूल अधिकार में। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता के संबंधित है, और ये हमें क से लेके 6 तक कुछ अधिकार देते हैं। ठीक है, मूल संविधान में 7 थी, वर्तमान में 6 है। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो उसे एक्सप्लेन करेंगे। पर हाँ, एक चीज कहना जरूरी है। देखिए, मौलिक अधिकार भी हमें 7 प्राप्त थे। ठीक है, वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना पता होता है संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 हटा दिया है, लेकिन ये सच नहीं है। अनुच्छेद 31 के साथ अनुच्छेद 19 च भी हटाया गया है। ठीक है, तो 2 चीजें हटी है इससे। संपत्ति के अधिकार में जब हम बात करते हैं तो 2 चीजें हटी हैं। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19 च संपत्ति का अधिकार से संबंधित स्वतंत्रताएं, ये दोनों ही हटा दी गई है। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार में भी मूल संविधान में हमें 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, वर्तमान में हमें 6 प्राप्त है। चलिए इन 6 को पढ़ लेते हैं। देखिए, इनको क्रम से याद करना है, तो आप सिंपल सी चीज है, आप ऐसे समझ लो इसको समझने के लिए। ठीक है, चूंकि अनुच्छेद 19 की बात हो रही है, तो 19 साल की स्वतंत्रता ने, ठीक है, याद करने के लिए 19 साल की स्वतंत्रता ने बोला, अपनी अभिव्यक्ति की। सबसे पहले क्या किया उसने? अपनी अभिव्यक्ति की, बोला। ठीक है, 19 साल की स्वतंत्रता ने सबसे पहले बोला, अपनी अभिव्यक्ति की, कि वो सम्मेलन में जाएगी, उसके बाद संघ बनाएगी, फिर भारत में घूमेगी, इच्छा होगी वहां रहेगी। ठीक है, और वहां रहकर अपना जो भी उसको पसंद है वो बिजनेस व्यापार करेगी। समझ गए? क्रम दिमाग में याद रह जाएगा आपको कि 19 साल की स्वतंत्रता ने बोला कि वो सम्मेलन में जाएगी, उसके बाद संघ बनाएगी, पूरे भारत में घूमेगी, और इच्छा होगी जहां रहेगी, और इच्छा होगी जो व्यवसाय चुनेगी, क्योंकि वो स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए अब 1 बाय 1 चल लेते हैं। अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 1 में याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अनुच्छेद 19 1 2 3 4 5 6 आप इसे काउंट कर ले, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद के अंदर ये क्लॉज दिए गए हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे ही याद कीजिएगा। 19(1) इसके अंदर कुछ अधिकार दिए गए हैं स्वतंत्रता विषय, उन पे बात करते हैं। 19(1) क, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 19(1) क की। क्या लैंग्वेज लिखी है संविधान में? वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ बोलने से मतलब सिर्फ आप बोल नहीं सकते हो, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। आप अपनी बात को लिखित, मौखिक, सांकेतिक किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हो, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। कई बार आपने देखा है ना, किसी नीति का विरोध करता है तो आंदोलनकारी क्या करते हैं? पुतला जला देते हैं नेताजी को। क्या वो नेताजी को जलाना चाहते? नहीं, उनकी जो नीति है उसका विरोध कर रहे हो, सांकेतिक तरीका है उनका, है ना। तो अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर हमें ये प्राप्त है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए कहा है। तो
हमें ये प्राप्त है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हमें वाक स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है, अपने विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो हमें 19(1) क में मिला वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए, अब इसके अंदर क्या है, कुछ प्रतिबंध भी दिए गए हैं। अब हम यहाँ अनुच्छेद 1 की बात कर रहे थे ना, 19(1, उसके बाद आता है 19(2। ये इसी तरह चलेगा, प्रतिबंधों की अनुच्छेद इधर से आएंगे। 19(2 इसमें क्या है, 19(1) क के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है ना। इसके अंदर 8 प्रतिबंधों की बात की गई है। कितने? 8। देखिए, न्याय की अवमानना हुई या राज्य की सुरक्षा हुई, मानहानि, शिष्टाचार सदाचार के हित में, इन सब के लिए आपकी इस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है ना। प्रथम संशोधन 1951 के द्वारा 3 चीजें और जोड़ दी गई इन प्रतिबंधों में। कौन कौन सी? विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, अपराध उद्दीपन न हो, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी होती है तो भी आपका यह स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाता है, और लोक व्यवस्था बनी रहे। देखो, एक शब्द है युक्ति युक्त निर्बंधन। क्या चीज है? युक्ति युक्त निर्बंधन। ये 19(2) में पहले नहीं था, ये भी 1951 में ही संशोधन करके जोड़ा गया। हालांकि आगे जितने भी हैं उन सब में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी कि ये शब्द पहले से था, ठीक है। चलिए, 8 प्रतिबंध इसमें लगाए गए। अच्छा, प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? देखिए, स्वतंत्रता आपको दी गई है, पर ऐसी स्वतंत्रता नहीं कहलाती जब वो दूसरे की व्यवस्था को खराब करे या दूसरे के अधिकार को छीने, ठीक है। तो भारतीय संविधान ने क्या कहा? आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु फर्स्ट आप हमारे विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसा ना करे कि वो खराब हो। अगर ऐसा होता है तो प्रतिबंधित किए जाएंगे, ठीक है। लोक व्यवस्था बनी रहे, है ना, अपराध का उद्दीपन ना हो, शिष्टाचार सदाचार के हित में हो, न्यायालय की अवमानना हो, राज्य की सुरक्षा हो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। ये 16वें संशोधन 1963 द्वारा ये लाइन जोड़ी गई थी प्रतिबंधों में 19(2) में। क्लियर? चलिए, देखिए, ये जो वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है ये संविधान में तो यही क्लोज लिखा हुआ है, ये लाइन है ना। जब संविधान लागू हुआ तो ये हमें मिली, उसके बाद कई ऐसे केसेस आए जिनमें कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ये अधिकार जो है निम्नलिखित, जो मैं भी बोलूंगी, वो सब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित माने जाएं। ये केसेस के बिहाफ पे जब जब डिसीजन आए ये चीजें ऐड होती जाती है ना। जैसे शांति का अधिकार 19(1) च के अंतर्निहित माना जाता है। व्यवसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, ये सब केसेस आए हुए हैं, ठीक है। इनके लिए अलग से डिटेल में हम बात करेंगे, कौन सा केस कब आया था, क्या हुआ था। फिलहाल हम यही समझ लेते हैं कि इसके अंतर्निहित कौन कौन से अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। अपने या अन्य किसी के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, है ना। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एकाधिकार नहीं है, ठीक है, उसे और भी यूज किया जा सकता है। नाटों का अधिकार, ध्वज फहराने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, प्रदर्शन विरोध का अधिकार। एक चीज याद रखिएगा, हड़ताल का अधिकार नहीं है, ठीक है। हड़ताल का अधिकार आप इसमें काउंट नहीं कर सकते हैं। प्रदर्शन का अधिकार है, विरोध का अधिकार है ना। फिर पर उसमें वो प्रतिबंध आ जाएंगे। लोक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, अपराध उद्दीपन नहीं होना चाहिए, भारत की एकता अखंडता रहनी चाहिए। ऐसा होता है तो आपके अधिकार छीन लिया जाएगा, राइट। चलिए, अब इसके अंदर हम अगले अधिकार की बात कर लेते हैं। अगला अधिकार है, देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, शांतिपूर्वक। कंडीशन क्या है? शांतिपूर्वक और निरायुध। आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होने चाहिए, हथियारबद्ध नहीं होने चाहिए आप। अगर आप शांतिपूर्वक हैं, बिना किसी हथियार के हैं, तो आपको सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप किसी भी जगह इकट्ठे होकर सम्मेलन कर सकते हैं, पर 2 ही शर्त है, आप शांतिपूर्वक वो सम्मेलन संपन्न करें बिना किसी हथियार के। क्लियर? चलिए, इससे भी देखो हम सम्मेलन करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता है सम्मेलन करने की भी, ठीक है। अब इस पे कौन से प्रतिबंध लगाए गए हैं? इस पे जो प्रतिबंध लगेगा वो लगेगा, कंटिन्यूअस आते हैं, ठीक है। 19(3) इस पे प्रतिबंध किस अनुच्छेद में लगाया गया है? 19(3). अच्छा, 19(3) में क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं? भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था को कहीं ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा होता है तो ये भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरा, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता।
ठीक है, वही भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोक व्यवस्था, सदाचार, इन सबको हानि नहीं होनी चाहिए। अगर इनको होती है तो आपका ये अधिकार भी प्रतिबंधित हो जाएगा। और ये किसमें इंक्लूडिंग है ना? क्योंकि देखो, अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रतिबंधित हो ही जाएगा ना। एकता, अखंडता, सदाचार को कहीं नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ये प्रतिबंध कहाँ है कि अगर एकता, अखंडता, संप्रभुता, लोक व्यवस्था को ठेस पहुंचती है तो ये अधिकार प्रतिबंधित हो जाएगा 19(4) में। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, अब जो बात कर रहे हैं हम 19(घ) की, ठीक है, 19(घ) और 19(ण), इन दोनों के प्रतिबंध एक साथ ही अनुच्छेद 5 में है, 19(5) में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका अलग अलग क्लोज नहीं आएगा, इसका एक ही आएगा 19(5). चलिए इनके बारे में समझ लेते हैं। घ क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब संपूर्ण भारत में, सर्वत्र, सभी जगह, अबाध, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के संचरण का, घूमने का अधिकार। हम भारतीय नागरिक हैं, भारत में एकता है, हमारे यहाँ अलग अलग नहीं है, राज्यों की व्यवस्था है ना, तो हम सब भारतीय नागरिक होने के नाते अपने मौलिक अधिकार 19(घ) के अंतर्गत संपूर्ण भारत में बिना किसी बाधा के घूम सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। चलिए, ण क्या कहता है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में, पूरे ऑल इंडिया की बात हो रही है, किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है, भारत के किसी भी हिस्से में आप रह सकते हैं। चाहे आप राजस्थान के हैं, आप बॉम्बे में रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। आप बॉम्बे के हैं, आप गुजरात में रहना चाहते हैं, रह सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेड नहीं है। आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में ही रहेंगे, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पूरे इंडिया में हम घूम सकते हैं, पूरे इंडिया में हम कहीं भी रह सकते हैं। चलिए, अब इस पे प्रतिबंध क्या लगे हैं उन पर बात कर ली जाती है। देखिए, ये दोनों चीजें एक ही प्रतिबंध एक क्लोज में आएगी 19(5) में। उसमें आएगा पहला, साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। दो चीजों को अगर आप इफेक्ट करते हैं तो आपकी ये स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। पहला, साधारण जनता के हित में, ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि जनता का हित बाधित हो रहा है आपके घूमने से, आपके कहीं रहने से, तो आपको रोक दिया जाएगा। जो अनैतिक प्रोफेशंस होते हैं, है ना, उन लोगों को ऐसे ही पब्लिकली नहीं रहने दिया जाता है ना, उनपे बाउंडेशन होती है, जैसे वेश्यावृत्ति हुई या कुछ भी ऐसा, तो वो इन्हीं प्रतिबंध के द्वारा उन्हें भारत के ऐसे किसी भी एरिया में रहने का अलाउ नहीं किया जाता। स्पेशल जगह होती है, अलग से एरियाज होते हैं उन लोगों के। दूसरा, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए। देखो, ये जो जनजातियां होती हैं या आदिवासियां होती हैं, इनकी एक संस्कृति होती है, एक विशिष्ट तरीका होता है अपने रहने का। उनके बीच में आप जाके रहोगे तो उनकी संस्कृति को खतरा है आपसे, या उनका जो जीवन है वो बाधित हो सकता है, तरीका बाधित हो सकता है। तो अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए भी अगर कहीं उनके हित टकराते हैं तो आपके ये दोनों अधिकार प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 19(5) के तहत। क्लियर? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं च, संपत्ति का अधिकार। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 31 और 19(1) च। क्लियर? इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर आप समझ लो कि संपत्ति खरीदना, अधिग्रहण करना, बेचना, इसे संबंधित स्वतंत्रताएं थी, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में थी और बाद में इसे हटा दिया गया, इसीलिए अभी 6 ही है ना। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं 6 में क्या है? कोई भी वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय, कारोबार करने की स्वतंत्रता। देखिए, पुराने भारत में ऐसा था कि पंडित का बेटा पंडित ही होगा, जातिगत श्रेणीवार व्यवसाय दे दिया जाता था जबरदस्ती। यहाँ हमें स्वतंत्रता है, हमारी इच्छा के हिसाब से हम कोई भी व्यवसाय, कारोबार, कोई भी उपजीविका, जीविकोपार्जन का तरीका अपना सकते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्लियर? इस पे भी कुछ प्रतिबंध है, वो प्रतिबंध वर्णित है 19(6) में। किसमें वर्णित है? 19(6) में, ठीक है। ये याद रखना, इसीलिए मैंने कहा 19(1) में स्वतंत्रताएं दी हुई है और उसके बाद कंटिन्यूअस प्रतिबंधों की बात की गई है। अब 19(6) में क्या कहा गया? व्यवसाय, कारोबार को, आपकी स्वतंत्रता को किन किन चीजों से प्रतिबंधित किया गया? पहला,
साधारण जनता का हित बाधित नहीं होना चाहिए। दूसरी, कुछ विशेष कारोबार के लिए कुछ विशेष तकनीकी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। तीसरा, ऐसा कोई कारोबार जिस पर राज्य का एकाधिकार और नियंत्रण हो, तो राज्य आपको पूर्णतः या अंशतः उस कारोबार को करने से वंचित कर सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा अनैतिक कारोबार जो कि वर्जित हो, है ना, मतलब जैसे, या फिर जैसे महिलाओं की खरीद फरोख्त हुआ या बच्चों से संबंधित कोई हुआ, ऐसा व्यवसाय आप नहीं कर सकते जो कि सार्वजनिक हित में ना हो, ठीक है। चलिए, इस तरह से ये चीज क्लियर हो गई। अनुच्छेद 19 क्लियर हो गया है हमें। इसके अंदर 6 स्वतंत्रताएं हैं और उन 6 स्वतंत्रताओं पर क्या क्या प्रतिबंध लगे गए हैं। हाँ, बात हुई थी युक्तियुक्त निर्बंध एक शब्द है, भाई युक्तियुक्त निर्बंध से उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये शब्द 2 से लेके 6 तक संविधान में पहले से वर्णित था और इसमें 3 तक है ना, 3 से लेके 6 तक, और 2 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लैंग्वेज लिखी है? अपराध के लिए, ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हम किसी को गिरफ्तार करते हैं, ठीक है, किसी को किसी अपराध के लिए पकड़ते हैं, तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में हमें कुछ संरक्षण प्राप्त है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 20 में 3 बातें कही गई हैं। फर्स्ट बात कही गई है वो ये कही गई है कि अपराध के समय जो विधि प्रवर्तन में है, केवल उस विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंड दिया जा सकता है। आप इस तरह से मान लो कि कंपटीशन एग्जाम्स में पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब नेगेटिव मार्किंग है ना। तो जैसे किसी ने एग्जाम दिया तब नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, तब उसने एग्जाम दिया, और आज अगर हम उसकी वापस बात करते हैं या वापस रिजल्ट आना होता है या कुछ रिवाइज रिजल्ट आना होता है और हम कहते हैं कि नहीं नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, तो ठीक है, लेकिन उस समय जब ये एग्जाम लिया गया था तब ये प्रावधान नहीं था, तो उस पर उसी समय का कानून लागू होगा। एक एग्जाम्पल की तरह मान सकते हैं, ठीक है। तो अपराधियों के साथ भी यही होगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 20(1) में? अपराध के समय प्रवर्तन विधि के आधार पर ही दंडित किया जाएगा। जब वो अपराध घटित हो रहा है उस समय जो विधि है उसी के आधार पर दंड का प्रावधान होगा। होता क्या है कि भारत में केसेस काफी लंबे चलते हैं, ठीक है ना, काफी लंबे। जैसे निर्भया केस था, निर्भया केस जब चला काफी लंबा चला, है ना। तो इस बीच जो नाबालिगों की सजा का प्रावधान था ऐसे अपराध में, ठीक है, तो निर्भया के टाइम पे जो कानून था उसके तहत ही उन मुलजिमों को सजा हुई जो भी था, ठीक है। उस जब ये केसेस चल रहा था उस पीरियड में कुछ नए कानून बने, पर उन नए कानूनों के आधार पे उस केस में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि जब अपराध हो रहा था उस समय जो दंड का विधान था, जो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग ही उस केस पे सुनवाई होगी, ठीक है। अनुच्छेद 20 का मीनिंग ये है, 20(1) का, जब अपराध होता है उस समय जो दंड है उसके अनुसार ही अपराधी का दंड या सजा निश्चित की जाती है, ठीक है। जैसे पहले जुर्माना था 5,000 किसी भी चीज का, 2 साल बाद उसका जुर्माना बढ़ा दिया 6,000 कर दिया, है ना। लेकिन जब 5,000 था तब अगर उसने वो जुर्माने का अपराध किया है तो उसपे 5,000 ही लागू होगा, बढ़ा हुआ लागू नहीं होगा, चाहे बात अभी की चल रही हो, है ना। चलिए, ये हुआ 20(1) की बात। अब हम बात करते हैं 20(2) की। देखिए 20(2) क्या है? 20(2) है दोहरे दंड से संरक्षण। क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। इसमें क्या मतलब हुआ? एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार नहीं। भाई एक व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, एक बार अपराध करने के लिए आप एक ही बार दंडित करेंगे, बार बार उसको या 2 बार उसको दंडित नहीं कर सकते। हालांकि ये चीजें सिर्फ न्यायिक दंड के संदर्भ में, न्यायालय के दंड के संदर्भ में, जो प्रशासकीय काम होते हैं तो उनके विभाग उनको दंडित करते हैं और साथ ही न्यायालय उनको दंडित करता है, तो वो दोहरे दंड वाली चीज में नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 20(3) की। 20(3) है स्वयं से गवाह बनने, स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कैसे?
फिल्मों में दिखाते हैं ना, पुलिस वाले पीटते हैं हीरो को, जबरदस्ती उसे जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 20(3) के द्वारा क्या कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, आप बाध्य नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 20 में ये 3 ही चीजें थी जो कंप्लीट हुई। रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति को दंड जब उसने अपराध किया उसी समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ही दिया जाएगा। सेकंड, किसी भी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। थर्ड, किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।